देखिए, हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि यदि दो समीकरण दिए हुए हैं तो उनके अनंत हल कब होते हैं, एक अद्वितीय हल कब होता है और कब कोई हल नहीं होता है, यह हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है, ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें यह पूछ रहा है कि बताइए इस समीकरण का जो हल होगा वह कैसा होगा, क्या एक अद्वितीय हल होगा या क्या अनंत हल होंगे या क्या इसका कोई हल नहीं होगा। यदि इसका एक अद्वितीय हल होगा तो उसको वज्र गुणन विधि से हल करके बताइए। तो देखिए आप इसको कैसे लगाएंगे। आप यहाँ लिखेंगे a1 = 1, b1 = -3 और c1 = -3। a2 यहाँ है 3, b2 = -9 और c3 = -2। ठीक, अब आप यहाँ देखिए a1 बटा a2, a1 अपान a2 कह लो, a1 अपान a2 हो जाएगा 1/3, b1 अपान b2 इक्वल हो जाएगा -3 अपान -9 इक्वल हो जाएगा 1/2। देखिए, और c1 अपान c3 हो जाएगा -3 अपान -2 इक्वल 3 अपान। अब आप यहाँ देख रहे हो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान समान है। आप यहाँ देख रहे हो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान समान है, लेकिन c1 बटे c2 का मान समान नहीं है। तो आप यहाँ देखो लिखोगे क्योंकि a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो अब आप यहाँ देख रहे हो a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो अगर यह प्रतिबंध दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि इस समीकरण से जो हल आएगा वह हल ही नहीं आएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। यदि समीकरण को आप हल करते हो तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिख सकते हो अतः उपर्युक्त समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, दो x माइनस y माइनस 6 इक्वल 0। अब यहाँ आप देखो, यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस y माइनस 6 इक्वल 0 और x माइनस y माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ आप इनके गुणांक लिखो, हो जाएगा a1 इक्वल 2, b1 इक्वल -1, c1 इक्वल -6, a2 इक्वल 1, b2 इक्वल -1 और c2 इक्वल -2। अब आप यहाँ देखो a1 अपान a2 हो जाएगा 2 अपान 1 इक्वल 2, b1 अपान b2 इक्वल हो जाएगा -1 अपान -1 इक्वल 1 और c1 अपान c2 इक्वल हो जाएगा -6 अपान -2 इक्वल 3। तो यहाँ आप देख रहे हो a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हो चूंकि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2।
तो जब ऐसा प्रतिबंध हो तो आप लिख सकते हो कि अतः उपर्युक्त अतः आप लिख सकते हो अतः उपर्युक्त समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अब देखो इसका एक अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल आप किस विधि से निकालेंगे? वज्र गुणन विधि से। तो अब आप वज्र गुणन विधि से देखिए, आप जानते हो वज्र गुणन विधि द्वारा x अपान b1c2 माइनस b2c1 इक्वल होता है y अपान c1a2 माइनस c2a1 इक्वल 1 अपान a1b2 माइनस a2b1। ये आपका सूत्र है, तो इससे आप पा सकते हो। इसलिए x इक्वल हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपान a1b2 माइनस a2b1। और यही से हमारा सूत्र होता है y इक्वल c1a2 माइनस c2a1 अपान a1b2 माइनस b2a1। ठीक। अब इन जो मान दिए हुए हैं इसमें यह a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे लिखोगे, यहाँ से देखो x इक्वल b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। यह हो जाएगा आपका। यहाँ से मान देखिए b1 c2 यानी यहाँ से b1 c2 का मान है -1 इंटू -2 माइनस b2 c1 यानी -1 इंटू -6 अपान यहाँ से देखिए a1 b2 हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस a2 b1 हो जाएगा 1 इंटू -1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 अपान -2 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा -4 अपान -1 इक्वल 4। तो आप x का मान पा गए। अब यहाँ से फिर देखो y इक्वल c1a2 माइनस c2a1 अपान a1b2 माइनस a2b1। तो आप यहाँ मान रख करके देखो c1a2 यानी -6 इंटू 1 माइनस c2a1 यानी -2 इंटू a1 की जगह हो गया 2 अपान देखिए a1b2 माइनस a2b1 का मान आया है -1। तो यहाँ हो गया -6 प्लस 2 2 4 अपान -1 इक्वल हो गया -2 अपान -1 इक्वल 2। तो आप यहाँ देखो अतः x इक्वल आ गया 4 और y इक्वल आ गया 2। यही आपका आंसर होगा। अब उत्तर की जांच आप कर लो। अगर उत्तर की जांच करना है तो इस मान को आप समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में रख दो तो ये संतुष्ट हो जाना चाहिए। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 माइनस 2 तो बचेगा 6 माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ भी देख लो तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल 0। इस प्रकार आप देखते हो कि जो आपका आंसर आया है वह सत्य है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए।